हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे कि इससे जस्ट पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इससे पहले मैंने एक मेथड डिस्कस किया था आप लोगों को कि मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि 2016 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी के पूछे जो पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको अपन डिस्कस कर रहे थे। और यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड जो हमने डिस्कस कर ली थी, यूनिट थर्ड चल रही है हमारी। ठीक है, इसके भी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। वहाँ से भी तो आपके 2 यूनिट्स हैं जो है बिलोंग करती है। ठीक है, तो 2 यूनिटें वहाँ से आती है। 4th एंड 5th यूनिट जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट आती है, जो हमारी जो है फर्स्ट सेकंड तो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो काफ़ी इजी है और ज़्यादा उसका मटेरियल भी नहीं है और काफ़ी आसान है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन भी काफ़ी आसान है, वो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी काफ़ी आसान है। बस ये है कि आप लोगों को इनके इक्वेशन जो है साथ के साथ करते रहना है। यह बुक ऐसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। खैर पार्शियल का तो कुछ ज़्यादा इतना मैटर भी नहीं है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस जो है काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप सभी टाइप के क्वेश्चंस को करें और मेन फोकस जो प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने प्रीवियस ईयर के, उनसे थोड़ा आइडियाज़ भी लगाएं कि यार कि ये क्वेश्चन इनके आसपास रिलेटेड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और मैंने जहाँ तक कोशिश की है प्रीवियस 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से सारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हों। पैटर्न वापस से जैसे नया पैटर्न से पूछा जाए, क्वेश्चन में नया मेथड इस्तेमाल हो, इस तरह के क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। और हर साल नया नया क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है पिछले 5 ईयर्स में। ठीक है, तो आपको 2020 का तो बेनिफिट मिल ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2020 में स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, बाकी फाइनल के एग्ज़ाम हुए हैं। सो सेकेंड ईयर वालों को 2020 का कुछ करना नहीं है। सो अगर आप सेकेंड ईयर में आए हैं तो बेसिक सी बात है, प्रमोट होके आई हैं और फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है। सो आपको पता नहीं है कि मैं बता देता हूँ स्पेशली कि अगर यूनिवर्सिटी का जो क्या नियम है, जो आप पेपर देखेंगे ना इसका, तो इसमें जो नंबर्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि अगर आपको सी सेक्शन नहीं आया, सपोज दैट अगर आपको सी सेक्शन नहीं आया तो आपके फेल होने की चांसेज 90% बढ़ जाएंगे। कितने? 90% चांसेज सी सेक्शन नहीं आने से बढ़ जाते हैं। अगर आपको सी सेक्शन नहीं आया तो फेल होने के चांसेस 90% होते हैं। क्यों होते हैं 90% फेल होने के चांसेस सी सेक्शन से? बिकॉज सी सेक्शन का जो मार्किंग है वो सबसे ज़्यादा है। आधा पेपर सी सेक्शन है यार, 2 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आधा पेपर के मार्क्स सी सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। सो वो 2 क्वेश्चन नहीं आए तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं आप लोगों को सी सेक्शन का एनालिसिस करके बताऊँगा कि आप कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ लें तो आपसे वहाँ से सी सेक्शन का प्रश्न नहीं छूटेगा। प्लस वो यूनिट का क्वेश्चन तो लेकर के भी चलेगा, साथ के साथ सी सेक्शन का क्वेश्चन भी लेकर चलेगा, डबल मार्किंग वहाँ से मिलेगी। तो ऐसे यूनिट पे आपको फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी एग्ज़ाम के पेपर में, कि किस तरह से कौन से यूनिट्स पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। वो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दूँगा और देखते हैं। तब तक तो फ़िलहाल 2016 का क्वेश्चन कर लेते हैं। सो 2016 के क्वेश्चन में वही मेथड लगाना है हमें, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने इससे पहले का जस्ट वीडियो देखा है तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। सो देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि P1 Q1 और R1 तो है नहीं, PQR है। और इसकी सहायता से हमें क्या करना है, P1 Q1 और R1 जो है निकालने हैं। जैसे हमें P1 Q1 और R1 मिल जाएंगे, उसके बाद हम जो है उसकी परिवर्तित समीकरण लिख देंगे और उसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि P क्या है, PR ये रहा आपके पास 3 sin x माइनस cot x। ठीक, दिस इज़ द P। ठीक है, Q क्या है यहाँ पर, ये रहा 2 sin स्क्वायर x। ध्यान दीजिए, 2 sin स्क्वायर x है, याद रखना। मैंने यहाँ पर डॉट इसीलिए लगाया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो।
क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई मत समझ लेना इसको, ये y मल्टीपल में है पूरे साइन का जो फंक्शन है यहाँ पर x जो है साइन का जो फंक्शन है वो y से मल्टीपल में है, ना कि यहाँ पर सेपरेट ये एंगल है, एंगल नहीं है, एंगल तो सिर्फ x है साइन का, y नहीं है। y पूरे साइन जो साइन फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इससे पूरे से मल्टीप्लाई में है y, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है आपका क्यों रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, याद रखना इसके कोण में ये सम्मिलित नहीं है, ये अलग से है। जबकि बुक में आपको ये ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही है, जबकि ये इस पूरे साइन वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सब हमें किसे पता चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, उसमें यहाँ पर y आता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आप समझिए ये y के साथ जो कोफिशिएंट रहता है वो क्यों होता है, ओके। यहाँ पर सो दिस इज द क्यू एंड r क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इक्वल वाला फंक्शन जो है r होता है e की पावर cos x और डॉट साइन स्क्वायर एक्स, डॉट का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन से ये मल्टीप्लाई में है, ना कि इस कोस से ये साइन वाला मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डॉट का मतलब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो है ये साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, ओके। सो ये तो हमने यहाँ पे पी क्यू और आर की वैल्यू लिख दी, जो कि हमारे इक्वेशन में गिवन थी। सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पी क्यू आर तो मैंने यहाँ से लिख दिया है। उसके बाद P1 Q1 और R1 जो हमारा मेन मोटिव रहता है कि उसकी वैल्यू कहाँ से निकाली जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने दो केस बताए थे, कि क्या केस बताए थे कि जब भी अगर आपको मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन सोल्व करना रहता है, तो आपको दो तरह के केसों के अंतर्गत उसको सोल्व कर सकते हैं। वो केस कौन कौन से बताए थे मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा कि पहला केस बताया था मैंने कि आप P1 बराबर या तो 0 लें, दूसरा केस बताया था कि Q1 बराबर क्या लें, a स्क्वायर लें। दो केस बताए थे मैंने, तो या तो P1 बराबर 0 लेकर के इस इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, या Q1 बराबर a स्क्वायर लेकर के सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे इसको, लेट Q1 बराबर a स्क्वायर। हमने क्या मान लिया कि Q1 बराबर a स्क्वायर है, ठीक है। सो आप जानते हैं कि Q1 बराबर a स्क्वायर जब मानते हैं तो dz अपॉन dx क्या हो रहता है, ध्यान कीजिए मैंने जो मेथड बताया था उसमें बताया भी था साथ के साथ कि P1 बराबर 0 जब लेंगे तब आपको dz अपॉन dx की क्या वैल्यू मिलने वाली है, और Q1 बराबर a स्क्वायर लेंगे तब आपको dz अपॉन dx की क्या वैल्यू मिलने वाली है। सो मैं आपको बता देता हूँ, जब Q1 बराबर a स्क्वायर लेते हैं तब आपको dz अपॉन dx की वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है। आपको पता भी होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि a dz अपॉन dx क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट क्यू, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट क्यू। सो ये हमारा a और ये dz अपॉन dx भी एज इट इज़ है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कहीं गिवन है नहीं अभी क्वेश्चन में, ओके। पर q की वैल्यू तो गिवन है, सो दिस इज द पुट, द q की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए q की वैल्यू क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे प्लस माइनस रूट 2, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके क्या निकाल सकते हैं, कंपेयर करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि a की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2, और dz अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, साइन x। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर तुलना करेंगे ना दोनों साइड की, क्योंकि हम जानते हैं इक्वल का मतलब है दोनों साइडें बराबर है, ठीक है, दोनों साइडें बराबर है। सो यहाँ पर देखिए आप, एक तो है x का फंक्शन और दूसरा है कांस्टेंट, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर देखिए एक तो है x का फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के इक्वल और फंक्शन के इक्वल। सो और वो भी फंक्शन भी क्या, यहाँ पर साइन जो किसका फंक्शन है, x, ठीक है, x का फंक्शन है, और यहाँ पर भी क्या है, dz अपॉन dx, x तो है ही सही, और फिर z भी x का ही फंक्शन है, अपन जानते हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इस मेथड में देखा था कि z भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। सो टोटल फंक्शन ऑफ x, ये भी x का फंक्शन। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके क्या निकाल सकते हैं
कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से √2, ठीक, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, हाँ सो मैं चलो यहीं लिख देता हूँ डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू सो यहाँ से कंपेयर करके क्या आ जाएगी साइन एक्स, क्या आ जाएगी दोस्तों साइन एक्स। ओके, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या मुझे जेड की वैल्यू भी मिल जाएगी, ऐसा भी मैंने बताया था इस पूरे प्रोसेस में। ये पूरा प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ तो जेड मिल जाएगा और इधर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स, ओके ठीक है। तो यहाँ से जेड मिल गया, ओके। और एक और बात मैंने आपको समझाई थी, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला जब बताया था तो मैंने P1 Q1 और R1 की जो वैल्यू बताई थी उसमें जेड डैश और जेड डबल डैश का जिक्र किया था मैंने, किसका जेड डैश एंड जेड डबल डैश। तो जेड डैश तो आपको पता होगा कि क्या था d/dx, ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स था, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जेड डबल डैश का मतलब था कि जेड के एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन, ये था जेड डबल डैश। और जेड डैश क्या था, जेड एक्स के रेस्पेक्ट में जेड का 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप डी जेड अपॉन डी एक्स, दिस इज द जेड डैश। जेड डैश की वैल्यू क्या है साइन एक्स। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जेड एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा। एंड जेड डबल डैश क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्या करना रहता है कि एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो जेड डबल डैश भी मिल जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा जेड डबल डैश की वैल्यू साइन एक्स का, अब अवकलन करना है डिफ्रेंशिएशन, याद रखिए डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, जबकि इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जेड डैश, जेड डबल डैश एंड जेड तीनों की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है और ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। चूँकि हम लेकर के चले हैं कि Q बराबर क्या है, Q1 बराबर a² है, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, Q1 बराबर क्या है a², a की वैल्यू क्या है √2, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो Q1 की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा कि P1 की वैल्यू भी मिले और R1 की वैल्यू भी मिले। जब तीनों की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर क्वेश्चन ही खत्म, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ से Q1 की वैल्यू मिल गई है। नाउ अब आप P1 की वैल्यू देखिए, P1 का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, P1 ही इकलौता ऐसा है जिसके साथ जेड डबल डैश आएगा, क्या आएगा जेड डबल डैश आएगा, प्लस P तो आना ही है ऊपर, P जेड डैश अपॉन Z1 डैश का स्क्वायर, हर सबके नीचे Z1 डैश का होल स्क्वायर ही आना है, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज़, जेड डबल डैश की वैल्यू क्या है साइन एक्स हो, दिस इज द साइन एक्स, ओके। जेड डबल डैश सॉरी जेड डबल डैश ये रहा, जेड डबल डैश की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, नॉट ए साइन एक्स, कॉस एक्स। सो दिस इज द कॉस एक्स, जेड डबल डैश की वैल्यू कॉस एक्स है, प्लस पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे ये रही पी की वैल्यू। सो पी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 3 sin x माइनस कोट एक्स, ओके। ये पी की वैल्यू लिखी, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है जेड डैश। अब जेड डैश की वैल्यू क्या है साइन एक्स अपॉन जेड डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो जेड डैश क्या है साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओके। नाउ सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करिए इसको। सो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर कोष्टक के। तो साइन एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ, ये साइन एक्स पहले साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, फिर कोट एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सिंपली क्या बच जाएगा कोस एक्स प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आई बात, ठीक है। कोट एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो अच्छा कोट एक्स से साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो कोट एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता दूँगा कि कोट एक्स डॉट साइन एक्स, ये क्या होगा। अच्छा कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स,
डॉट साइन एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में है ही सही। कोट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस अपॉन साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोस एक्स बच जाएगा, ठीक है। यानी कि कोट एक्स डॉट साइन एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ कोस एक्स, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूँगा, सिर्फ कोस एक्स ही लिख दूँगा तो काम चल जाएगा। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। ये वैल्यू ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो मैं इसको अब मिटा देता हूँ इधर से, है ना। सो दिस वन, क्योंकि उधर ज़रूरत पड़ी है हमारी क्वेश्चन में। अच्छा, मैं अभी इधर शिफ्ट कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी को, है ना। तो P1 बराबर यहाँ से देख पाइए आप, ये प्लस का कोस एक्स, ये माइनस का कोस एक्स, क्या ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अच्छा, कौन सा टर्म बच गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई। अब तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये कट गया, बिल्कुल कट गया। सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, ये 3, ठीक है। तो P1 बराबर क्या आ गया, 3। Q1 बराबर क्या आ गया था, 2। P1 बराबर 3 आ गया। R1 बराबर और निकाल लें। अच्छा, तो R1 का फॉर्मूला क्या था, तो ज़रा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ R1 इक्वल्स टू, सिंपल है R1 का फॉर्मूला भी, R1 निकालना है तो R तो आएगा ही आएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में हमेशा ही क्या आएगा, Z1 डैश का होल स्क्वायर, ओके। तो R की वैल्यू क्या है, ये रही, R की वैल्यू है e की पावर माइनस कॉस एक्स, माइनस है, हाँ बिल्कुल, डॉट साइन स्क्वायर एक्स, डॉट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन जेड डैश की वैल्यू क्या है, जेड डैश की वैल्यू ध्यान रखिए साइन एक्स है, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, e की पावर माइनस कोस एक्स। ध्यान दीजिए, e की पावर माइनस कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ज़रा गौर फरमाइए, माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, z, ठीक है। तो z, क्योंकि हम बेसिकली करते क्या है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते क्या है, x को z में चेंज करते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप x जहाँ भी मिले, अगर उसको मौका मिले कि इसको z में चेंज कर सकते हैं तो z में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर भी z में चेंज करना सही रहेगा। तो e की पावर माइनस कोस एक्स को z में चेंज किया जा सकता है, तो मैं आपसे z में चेंज कर दूंगा इसको। सो क्या बच जाएगा, e की पावर माइनस कोस एक्स, और माइनस कोस एक्स की वैल्यू z है, तो e की पावर z हो जाएगा। R1 बराबर भी आपके पास क्या आ गया, e की पावर z। अच्छा, सारे वैल्यू मिल गई, P1 मिल गया, Q1 मिल गया, R1 मिल गया, सब मिल गया। अच्छा, जब सभी मिल जाते हैं तो इनकी समीकरण बना दी जाए। अच्छा, अभी तो यहाँ पे जगह है, अच्छा तो इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अतः रूपांतरित समीकरण, अतः रूपांतरित चेंजेबल जो आपकी समीकरण है, रूपांतरित समीकरण जिसको आप चेंज करने के बाद बना रहे हैं, क्या x जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको z में चेंज करने के बाद जो आपकी चेंजेबल इक्वेशन बन रही है, रूपांतरित समीकरण बन रही है, वो क्या हो जाएगी, रूपांतरित समीकरण, ठीक है। रूपांतरित समीकरण देखिए, रूपांतरित समीकरण क्या है, d2y बाई dz स्क्वायर, क्या आपको दिख रहा है, या फिर थोड़ा और बड़ा लिखा जाए, चलो मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ओके, नाउ d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या था P1, क्या था P1। सो P1 की वैल्यू क्या है, आपने निकाली अभी 3, सो दिस इज द 3, और ये dy बाई dz प्लस Q1 की वैल्यू क्या है 2y इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है e की पावर z, ठीक है। तो ये यहाँ से आपकी इक्वेशन मिल गई है। अरे ये इक्वेशन तो जानी पहचानी है, नहीं आ रही जाने पहचानी, देख लीजिए कैसे नहीं आएगी, तो मैं बता देता हूँ, अभी आ जाएगी जानने पहचानने में भी ये।
क्योंकि अब यहाँ पर अपन जो डी मानेंगे ना, ये वाला डी, कुछ याद आ रहा है? ये वाला डी, ये वाला डी क्या मानेंगे अब यहाँ पर हम? डी बाई डी जेड। याद रखना इक्वेशन किस में है? डी वाई बाई डी जेड में। नीचे वाले को अपन क्या मानते थे? यहाँ पे एक्स होता था, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स है ना, ठीक है। तो एक्स होता था तो डी बाई डी एक्स था, नीचे जेड है तो डी बाई डी जेड मानेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। ये कैपिटल डी का मतलब क्या है? डी बाई डी जेड, याद रखना जेड है। तो अगर मैं यहाँ पर डी बाई डी जेड के फॉर्म में इसको चेंज करूँ तब ये आपको पहचानने में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कितने कोटि का है? द्वितीय कोटि का, डी स्क्वायर है। सो ये डी स्क्वायर डॉट वाई प्लस 3dy प्लस 2y इक्वस टू ई की पावर z। क्या यही है? बिल्कुल है ना। चूँकि ये d2y बाई डी जेड स्क्वायर है तो द्वितीय कोटि का है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर कर दिया मैंने, और इसके बाद डी वाई बाई डी जेड है तो डी की वैल्यू डी वाई बाई डी जेड है तो ये डी और ये y प्लस 2 ये y ई की पावर z, ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है, सब जगह से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ओके। ये y कॉमन आ गया इक्वस टू ई की पावर z, ओके। अब तो आपको समझ में आ गई होगी, हाँ। पहला पार्ट डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस पूरा फंक्शन ऑफ डी, ये y इक्वस टू क्यू, फंक्शन ऑफ डी डॉट वाई इक्वस टू क्यू, इक्वस टू क्यू। क्यू कौन से फॉर्मेट का है? और 5 फॉर्मेट थे हमारे। क्यू कौन से फॉर्मेट का है? ई की पावर एक्स वाला, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है? जेड। याद आ रहा है कुछ? ये कौन सा फॉर्मेट है? क्यू बराबर ई की पावर ए जेड वाला। और ई की पावर ए जेड को कैसे सोल्व किया जाता है आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। वही पुराने घिसे पिटे इक्वेशन, ठीक है, वही मेथड रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा, कमी रहेगी सिर्फ प्रैक्टिस की, ठीक है। तो चलिए हमें पता चल गया कि ये वो वाला डी है। तो इस ऑपरेटर को सोल्व करने के लिए अपन जानते हैं सी एफ और पी आई का वाला मेथड लगाया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसका सी एफ ही निकाल देते हैं, फिर उसके बाद पी आई निकाल देंगे। सो नाउ सी एफ के लिए अपन क्या करेंगे? सी एफ के लिए सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू क्या होता है? 0। फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0 होता है। अब अगर आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ एम ना करें, सिर्फ डी स्क्वायर को भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखें तो बहुत बढ़िया है। सो लिख देते हैं अपन, तो जो हमारा प्रोसेस रहता है वो भी हमें रिमाइंड हो जाएगा इससे। 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एम। फंक्शन ऑफ एम क्या है? डी की जगह आप एम रख दीजिए, वो फंक्शन ऑफ एम बन जाएगा और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ओके। सो इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, काफ़ी आसानी से इसके फैक्टर्स हो रहे हैं। सो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2, ठीक है। 2 और 1 3, 2 और 1 2, ओके। नाउ यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा m प्लस 1 एंड m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1, -2। तो ऐसी स्थिति में इसका सी एफ क्या हो जाएगा दोस्तों? सी एफ हो जाएगा C1 ई की पावर, क्या आएगा ई की पावर? माइनस क्या लिखूँ? x नहीं, ई की पावर -x नहीं, z की बात चल रही है, z की। तो सब जगह z है तो यहाँ पर भी z आएगा, प्लस C2 ई की पावर -2z। ध्यान रखिए बात को। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सी एफ में जी ये कितना आसानी से सी एफ निकल गया, कुछ करने की ज़रूरत पड़ी है? फालतू इंटीग्रेशन करने पड़े? नहीं, बहुत आसान है ये, कोई इंटीग्रेशन नहीं। उसके बाद पी आई भी निकाल लेते हैं। चलो पी आई भी निकाल लेते हैं साहब। सो नाउ पी आई का फॉर्मूला आप जानते हैं। पी आई का फॉर्मूला क्या होता है? अरे वहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ जगह तो यहाँ लिख देते हैं। चलो पी आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डॉट क्यू, ठीक है। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी क्या है?
ये रहा, इसको कैसे लिख सकते हैं, m+1 m+2, कहने का मतलब है d+1 और d+2 लिख सकते हैं इसको। अरे एक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अच्छा क्यों क्या है यहाँ पर e⁻z, अरे ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है तो आप देख रहे हैं कि कौन सा क्यू है, q बराबर e⁻az, a बराबर क्या है यहाँ पर 1 है, a बराबर क्या है 1 है, तो d की जगह पर क्या रखना है, a रखना है, a बराबर क्या रखना है 1 रखना है, d की जगह पर 1 रखना है, तो d की जगह पर 1 रख दीजिए, जिसमें आपका क्वेश्चन सोल्ड आउट हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 रखूँगा तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, और ये e⁻z दिस इज इक्वल्स टू 1/6, और ये e⁻z दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अरे CF निकालने में जितनी ज़रूरत पड़ी PI में तो वैसा कुछ नहीं हुआ है। CF PI देख लो और इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लो, आपके ये कंप्लीट सॉल्यूशन ही है, CF + PI दोनों को लिख देंगे मिला करके जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आप सोच सकते हैं यार कितना सा कुछ भी नहीं किया बनने, कितना आसान है मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता, जबकि आप समझ सकते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बाकी इसे देखिए आप, पहले पार्ट से भी ईजी है। तो चलो कंप्लीट सॉल्यूशन लिख ही देते हैं। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर CF + PI, ठीक है। सो y इक्वल्स टू CF कितना है C1 e⁻−z + C2 e⁻−2z + PI 1/6 e⁻z। क्या ये सॉल्व हो गया? नहीं, यहाँ तक सॉल्व करोगे 1 नंबर काट लेगा। क्यों? मैंने क्या सिखाया था कि इक्वेशन जिस फॉर्मेट में है, जिस फंक्शंस में है, आंसर उसी फंक्शन में आना चाहिए। हमारी इक्वेशन है x और y के फंक्शन वेरिएबल्स के रूप में, x और y वेरिएबल्स है, z वेरिएबल्स है ही नहीं इसमें। आपने तो ये जुगाड़ अपनाया है कि चेंज करके आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व कर दिया आपने, क्योंकि आंसर को हमें x और y के वेरिएबल्स के रूप में ही चाहिए। तो यहाँ पर वापस चेंज करो इसको, z की जगह पर क्या रखो, ये z आ रहा है ना, इसको वापस चेंज कर दो x में, z की जगह पर क्या रखना है वापस माइनस का cos x रख दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। C1 e⁻−z है, -z, तो -z की वैल्यू क्या जाएगी प्लस का cos x प्लस C2 e⁻−2z है, याद रखना। सो दिस इज द 2, और -z की वैल्यू क्या जाएगी, -z की वैल्यू cos x, ये 2 cos x प्लस 1/6 अब z की वैल्यू -cos x, ठीक है। ये अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब यहाँ से आपके 0 नंबर कटेंगे, 0 नंबर कटेंगे मतलब पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक एकदम तरीके से बढ़िया सजा धजा कर लिख देते हैं, काफ़ी अच्छे जमा कर अच्छी राइटिंग में, तो आपको पूरे में से पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और वैसे भी एग्ज़ामिनर जब भी आपके इस तरीके का आंसर देखेगा तो वैसे ही खुश हो जाएगा वो, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कॉपी कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। एकदम फैक्ट लिखे जाते हैं, फैक्ट एकदम अच्छे होने चाहिए, ज़्यादा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। सब कुछ काटावासी 0 नहीं होनी चाहिए, काटावासी के नंबर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। सो एकदम परफेक्ट लिखें, सही तरीके से लिखें, काफ़ी कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। सो ये मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूनिट 3 जो है काफ़ी लेंथी है, इसका जो वेटेज है वो बहुत अच्छा भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है उसमें। बाकी मैं कहूँगा कि आप एक भी यूनिट ना छोड़ें तो बेटर है, और सारी यूनिटों को करें, पूरी की पूरी 5 यूनिटों को ज़रूर करें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई यूनिट छोड़ दूँ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना, सारी यूनिटों को करना और अच्छे तरीके से करना, बढ़िया करना, प्रैक्टिस करना, और काफ़ी अच्छा है। और अपन और भी क्वेश्चंस देखेंगे और फटाफट से कुछ नई बुक्स भी स्टार्ट करेंगे, ताकि
थोड़ा और मन अपना बहले और आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्ट और डेवलप हो। अगर ये पसंद आया मेथड तो कमेंट करके ज़रूर बताना इसके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट ट्यूशन के साथ। धन्यवाद।